हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। इसके हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 53 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे, जहां पर हम लोगों ने टोटल असेट्स टू डेट रेशियो के क्वेश्चंस देखे थे। तो अभी तक आपने सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो देख लिया और टोटल असेट्स टू डेट रेशियो देख लिया। अब हम देखने वाले हैं प्रोप्राइटरी रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है भाई प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो तो अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या क्या दिया है यहाँ पर? शेयर कैपिटल, नॉन करेंट असेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड करेंट असेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 से हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स या इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ठीक है, तो यहां पर शेयर होल्डर्स फंड्स क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या क्या आइटम दिख रहे हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दोनों का टोटल आपका शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कितना हो गया? शेयर कैपिटल 3 लाख है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 1,80,000। तो इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 1,80,000। तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स कितने हो गए आपके? 4,80,000 के। तो क्लियरली यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं 4,80,000 शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। कैसे आ जाएगा? बड़ा सिंपल है, जितने भी नॉन करेंट असेट्स हैं, फिक्स असेट्स, सब कुछ इसमें मिला हुआ है, प्लस करेंट असेट्स कर लोगे तो असेट साइड का टोटल आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल असेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स। ठीक है, तो नॉन करेंट असेट्स कितने हैं? 13,20,000 के एंड करेंट असेट्स हैं 6 लाख के। तो इज इक्वल टू 13,20,000 प्लस करेंट असेट्स हैं 6 लाख के। तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 19,20,000 के। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स 19,20,000। चलो अब जल्दी से निकाल लो कितना हो जाएगा। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 19,20,000, ये आ जाएगा आपका 0.25:1, या इसको आप 25% भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाएगा आपका 0.25:1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट। देखो प्रोप्राइटरी रेशियो आ रहा है 0.25:1। सिंपल था क्वेश्चन, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 55 पर आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर, ट्रेड पेबल्स, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या क्या दिया है? फिक्स असेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अदर करेंट असेट्स। अब हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ठीक है, तो क्लियरली अब यहां पर देखो शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। डिबेंचर्स नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म डेट्स होता है और ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होती है। तो क्लियरली आपकी इक्विटी या इक्विटी आपके शेयर होल्डर्स फंड्स का पूरा हिस्सा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कितना हो गया, 3 लाख, 1,50,000 एंड 75,000। 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 75,000। तो हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स कितने आ जाएंगे, देखो टोटल 3 लाख प्लस 1,50,000 ये हो जाएगा 4,50,000 प्लस 75,000 हो जाएगा 5,25,000। तो क्लियरली शेयर होल्डर्स फंड्स आ गए हमारे 5,25,000। अब हमें क्या चाहिए, टोटल असेट्स। ठीक है, तो चलो टोटल असेट्स निकाल लेते हैं। टोटल असेट्स इज इक्वल टू, क्या क्या जानकारी दी हुई है हमें यहाँ पर, देखो ध्यान से। फिक्स असेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और अदर करेंट असेट्स, ये सब कुछ दिया हुआ है। कितना है टोटल, ये 7,50,000। और देखो लाइबिलिटी साइड का भी टोटल 7,50,000 आ रहा है। इसका मतलब सारी चीज़ें दी हैं, कोई कुछ भी मिसिंग नहीं है असेट्स में। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स आ रहा है, मतलब यही टोटल असेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल असेट्स इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस क्या दिया हुआ है आपका, अदर करेंट असेट्स। चलो तो यहाँ पर टोटल बताओ कितना हो रहा है। फिक्स असेट्स 3,75,000 प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 2,25,000 प्लस अदर करेंट असेट्स 1,50,000। तो 3,75,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,50,000 टोटल हो गया 7,50,000। 7,50,000 टोटल असेट्स आ गया। ठीक है, तो 5,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 कितना हो गया, 0.7:1। तो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो आ गया 0.7:1, या उसको 70% भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर्स, 9% डिबेंचर्स, फिक्स असेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड करेंट असेट्स। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हर बार लिखना जब भी सॉल्व करो, प्रैक्टिस में भी, ताकि आपको याद होता जाए जितनी बार लिखोगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ठीक है, तो यहां पर देखो शेयर होल्डर्स फंड्स क्या क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो देखो कितना कितना है, 4,50,000, 3,20,000 प्लस 65,000। तो 4,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 65,000। क्लियर हो गया, तो इसको टोटल कर लो, देखो कितना हो रहा है, 4,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 65,000, ये हो गया टोटल आपका
8,35,000। तो शेयर होल्डर्स फंड्स आपके आ गए कितने? 8,35,000 के। अब क्या चाहिए हमें? टोटल असेट्स। ठीक है, तो टोटल असेट्स क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, फिक्स असेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स, इन तीनों का टोटल। तो नॉन करंट करंट असेट दोनों का टोटल हो जाएगा आपका ये टोटल असेट्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं, लिख लेते हैं, टोटल असेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट असेट्स ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या हो जाएगा, 7 लाख, 2,45,000 एंड 3 लाख। तो 7 लाख प्लस 2,45,000 प्लस 3 लाख, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल? 12,45,000। तो 12,45,000 क्या हो जाएगा टोटल असेट्स। बस अब सॉल्व कर लो। तो 8,35,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000 कितना हो जाएगा? 0.67:1। ये हो जाएगा आपका प्रोप्राइटरी रेशियो 0.67:1 या 67%। तो क्वेश्चन नंबर 56 भी क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, स्टेट विथ रीजंस वेदर द प्रोप्राइटरी रेशियो विल improve, decline or will not change because the following transactions if proprietary ratio is 0.8:1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रफ में इमेजिनरी फिगर्स ले लेंगे और एक एक करके सोल्यूशन लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स ठीक है। कितना दिया हुआ है आपको? 0.8:1। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा 8 लाख है शेयर होल्डर्स फंड्स और टोटल असेट्स है हमारा कितना? 10 लाख। तो 0.8:1 आ जाएगा। चलो अब एक एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखते जाएंगे। ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 ईयर्स। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, उधारी ली। ठीक है, तो लोन मिला, पैसा मिला, कैश बढ़ा या बैंक बढ़ा, बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ा, तो क्लियरली आपका असेट बढ़ रहा है तो टोटल असेट ओवरऑल बढ़ जाएगा। कितने से? 5 लाख से। इसके अलावा क्या हो रहा है? दूसरा इम्पैक्ट, उधारी बढ़ रही है, डेट बढ़ रहा है। तो डेट के बढ़ने से शेयर होल्डर फंड पे तो कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। तो क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्व करके देखो, 8 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो क्या हो रहा है, सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 0.53। इसका मतलब 0.8 से गिरकर 0.53 हो रहा है आपका रेशियो इस ट्रांजैक्शन के कारण। तो क्लियरली फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन विल डिक्रीज। ठीक है, रीजन हम लिखेंगे एज देयर इज नो चेंज in shareholders funds and the total assets will increase by the amount of loan obtained hence proprietary ratio will decrease। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया। चलो सेकंड, परचेज्ड मशीनरी ऑफ 2 लाख बाय चेक। तो मशीनरी खरीदी 2 लाख की बाय चेक। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो,
मशीनरी जब खरीदी हमने तो असेट बढ़ा, तो टोटल असेट बढ़ जाएगा 2 लाख से। बाय चेक, उसके बदले हमने चेक से पेमेंट किया, तो उसके कारण आपका बैंक अकाउंट में से पैसा हट जाएगा, कम हो जाएगा, तो बैंक कम हो जाएगा। तो क्लियरली एक असेट कम हो रहा है, एक असेट बढ़ रहा है सेम अमाउंट से, तो इवेंचुअली देयर इज नो चेंज ऑन शेयर होल्डर फंड एंड टोटल असेट्स, तो यहाँ पर नो चेंज आ जाएगा। सेकेंड का आंसर हो जाएगा नो चेंज। यहाँ पर आप लिखोगे रीजन, एज देयर इज नो चेंज in shareholders funds and total assets, proprietary ratio remains unchanged। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन भी क्लियर हो गया। चलो थर्ड, रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ₹3 लाख। तो हमने 3 लाख रुपए के जो प्रेफरेंस शेयर्स थे उनको रिडीम कर दिया, तो अब उनको जब रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो हमारा कैश या बैंक बैलेंस कम होगा, उससे हमारा टोटल असेट्स कम हो जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर्स को हम वापस कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कम हो रहा है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है तो क्लियरली शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूडेड होता है, वो भी कम हो जाएगा 3 लाख से। तो क्लियरली दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख, और ये कितना हो जाएगा 8, ये 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख कितना हो जाएगा 0.71। तो क्लियरली यहाँ पर आपका भी रेशियो 0.8 से 0.71 हो रहा है, अगेन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे थर्ड पॉइंट, डिक्रीज, और यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन, एज बोथ द शेयर होल्डर्स फंड्स and total assets are decreasing by the same amount, hence proprietary ratio decreases। क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट भी। चलो फोर्थ देखते हैं, इशूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर ऑफ बिल्डिंग परचेज फॉर 7 लाख। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने बिल्डिंग खरीदी और जिससे खरीदी उसको हमने पैसा नहीं दिया, उसके बदले इक्विटी शेयर्स दे दिए। ठीक है, तो 7 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग 7 लाख रुपए की आ रही है, तो टोटल असेट्स बढ़ रहे हैं, तो प्लस 7 लाख हो जाएगा। और उसके बदले हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर्स, शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो शेयर होल्डर फंड भी बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, और ये कितना हो जाएगा आपका 17। तो क्लियरली क्या आंसर हो जाएगा, देखो 15 डिवाइडेड बाय 17, ये हो जाएगा 0.88 या 0.89, 88 ही ले लेते हैं, 1:1। ठीक है, तो क्लियरली क्योंकि आपका 0.8 से 0.88 हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के कारण, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रीजन, एज बोथ द शेयर होल्डर्स फंड्स and total assets are increasing by the same amount, proprietary ratio also increases।
ठीक है, ये हो गया 4th पॉइंट कंप्लीट। बढ़े आगे, लास्ट पॉइंट 5th पॉइंट क्या बोल रहा है देखो। 5th पॉइंट है रिडीम्ड 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ 6 लाख। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स थे, उनको रिडीम कर दिया, तो पैसा गया उनको रिडीम करने के लिए कितना, 6 लाख। तो 6 लाख रुपए से आपका कैश या बैंक कम होगा तो टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे। लेकिन डिबेंचर के रिडीम करने से डेट कम हो रहा है, तो डेट कम होने से इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज शेयर होल्डर फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 लाख डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 4 लाख। तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 2:1। तो क्लियरली इंप्रूव हो रहा है, 0.8 से 2:1 हो रहा है। तो 5th पॉइंट के कारण आपका रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव। तो ये हो जाएगा इंक्रीज। रीजन एज द शेयर होल्डर्स फंड्स remains unchanged and total assets are reduced by the amount paid on redemption of debentures proprietary ratio increases। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर डिक्लाइन, नो चेंज, डिक्लाइन, इम्प्रूव, इम्प्रूव, देखो यही हो रहा है। डिक्रीज, नो चेंज, डिक्रीज, इम्प्रूव, इम्प्रूव, इंक्रीज, इंक्रीज। समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल परफेक्टली हमने विथ रीजन अपने आंसर्स दे दिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल लॉजिक समझ में आ रहा है, क्यों इंप्रूव हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल असेट टू डेट रेशियो इज 2:1, डेट इज 2:1, डेट हमें दी है 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल असेट टू डेट रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, एंड डेट दी हुई है 5 लाख की। इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम्स होगा डेट का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% ऑफ इक्विटी शेयर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 10 लाख एंड रेट ऑफ टैक्सेस 40%। चलो, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर हम जल्दी से लिख लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ठीक है, चलो तो अब यहां पर हम पुट कर लेते हैं टोटल असेट टू डेट रेशियो 2:1 दिया हुआ है हमें। तो यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल असेट्स टू डेट रेशियो which is equal to total assets upon debt is equal to 2/1 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली टोटल असेट्स आपको नहीं पता, डेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है देखो, 5 लाख दिया हुआ है। तो डेट की जगह हम 5 लाख लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 2/1। तो क्लियरली इसको सॉल्व करोगे तो टोटल एसेट्स निकल जाएगा। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 2 × 5 लाख, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल एसेट्स आपके कितने आ जाएंगे, 10 लाख के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल एसेट्स मिल गए 10 लाख। अब शेयर होल्डर्स फंड्स कैसे निकालोगे, बड़ा इजी है। देखो, तो यहाँ पर आ जाएगा अब शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स
तो यहाँ पर क्लियरली क्या बोला गया, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 0.5 टाइम्स ऑफ डेट, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट कितना दिया है 5 लाख, तो 5 लाख का 0.5 टाइम्स कितना हो जाएगा 2.5 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 2,50,000। फिर क्या बोला गया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% है इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 2,50,000 का 25% है, तो कितना हो जाएगा 62,500। फिर आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट टैक्स के पहले बिफोर टैक्स 10 लाख था एंड टैक्स रेट है 40%, तो 10 लाख में से जब आप 40% टैक्स रेट माइनस कर दोगे तब आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच विल इवेंचुअली गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो क्लियरली आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये बैलेंस सरप्लस जाएगा आपका, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका कितना हो जाएगा 10 लाख माइनस 40% ऑफ 10 लाख, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा आपका टैक्स, तो 10 लाख में से 4 लाख माइनस कर दिया तो बचा कितना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख बचा, तो ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन जाएगा। तो क्लियरली टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स मिल गया आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 62,500 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख, तो कितना आ गया देखो 9,12,500, तो 9,12,500 आपका क्या हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। अब सॉल्व कर लो, तो 9,12,500 डिवाइडेड बाय 10 लाख, ये हो जाएगा आपका 0.91:1, ठीक है, या 91.25% भी बोल सकते हो इसको आप, तो देख लो यहाँ पर 0.912:1 या 91.2%, एक ही बात है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ तक कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 58 तक तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट, अब यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो तो निकालना ही है, लेकिन साथ ही साथ अभी तक जो पढ़ लिया डेट टू इक्विटी रेशियो एंड टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, ये भी आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कुछ जानकारी दी है, उसके पहले हम क्या करते हैं, हम अपने फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो लिख लेते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो सबसे फर्स्ट हमें निकालना है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स या प्रोप्राइटरी फंड्स या इसको इक्विटी भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, ठीक है। तो नंबर 1 रेशियो के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। सेकेंड रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, ए भी लिखते हैं इसको, तो इसको लिख लेते हैं ए प्रोप्राइटरी रेशियो है, थोड़ा सा गैप छोड़ के हम लिख लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड रेशियो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, तो सी लिख लेते हैं यहाँ पर, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल असेट्स अपॉन डेट, ठीक है। तो डेट चाहे ये हो या ये लॉन्ग टर्म डेट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, समझ में आया, ठीक है, ये हमारा माना हुआ है ये चीज़। चलिए अब हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं।
करंट एसेट्स दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी है, नॉन करंट एसेट्स दिया है, करंट लाइबिलिटीज़ दी है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर देखो, आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है जिससे आपके तीनों फॉर्मूले सॉल्व हो जाएंगे। शेयर होल्डर फंड्स, तो शेयर होल्डर फंड निकालोगे तो यहाँ पर भी काम में आएगा, यहाँ पर भी काम में आएगा। ठीक है, टोटल असेट निकालना पड़ेगा तो टोटल असेट यहाँ भी काम में आएगा, यहाँ भी काम में आएगा। डेट निकालोगे तो यहाँ भी काम में आएगा, यहाँ भी काम में आएगा। ठीक है, इससे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं अपने वर्किंग नोट्स, जहाँ पर हम प्रॉपरली अपने फॉर्मूले के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर देखो, हमें निकालना है इक्विटी, डेट और टोटल असेट्स। ये तीन चीज़ें निकालनी है इन तीनों फॉर्मूले के लिए। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे करंट असेट्स भी दिया है, नॉन करंट असेट्स भी दिया है, तो बड़ा आसान है। ठीक है, करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स क्या हो जाएगा, टोटल असेट्स। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल असेट्स इज इक्वल टू जितने भी करंट असेट्स हैं प्लस जितने भी नॉन करंट असेट्स हैं, तो आपका असेट साइड का टोटल आ जाएगा, उनको टोटल करने पे। ठीक है, तो यहाँ पर करंट असेट्स कितने हैं, 40 लाख, नॉन करंट असेट्स कितने हैं, 40 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 लाख प्लस 40 लाख, कितना हो गया ये आपका 80 लाख। तो टोटल असेट्स निकाल लिया। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, क्लियरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी दी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी दिया है। तो डेट क्या होता है, जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपकी हो जाएगी लॉन्ग टर्म डेट या सो कॉल्ड डेट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर 2 डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस तो कितना कितना हो गया देखो ध्यान से, यहाँ पर 15 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई एंड 25 लाख लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए। ठीक है, तो 15 लाख प्लस 25 लाख। ठीक है, अगेन ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 लाख। आया समझ में। अब हमें थर्ड चीज़ क्या निकालनी है, थर्ड चीज़ हमें निकालनी है इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स। चलो अब समझते हैं कि इसको कैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट को इमेजिन करो और मिसिंग फिगर की तरह जो भी नहीं मिल रहा है उसको निकाल लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट इमेजिन करें, आपको क्या क्या मिल चुका है ध्यान से देखना। आपको टोटल असेट्स मिल गया है, तो असेट साइड का अगर मुझे टोटल मिल गया है कितना, 80 लाख, तो 80 लाख अगर मेरा असेट साइड का टोटल है तो मतलब मेरी लाइबिलिटी साइड का भी टोटल यही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब लाइबिलिटी साइड में मुझे क्या निकालना है, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स, मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी आइटम्स तो पता है ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी पता है आपको, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी पता है आपको और करंट लाइबिलिटीज भी पता है आपको। तो लाइबिलिटी साइड में सारे आइटम्स पता है, सिर्फ इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स में जो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह सब आता है वो आइटम्स आपको नहीं पता। तो क्या करोगे, टोटल लाइबिलिटी में से ये सारी चीज़ें जो दी हुई है माइनस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। ठीक है, तो बस आपका फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल लाइबिलिटीज़ की जगह आप क्या लिख रहे हो, टोटल असेट्स से आपने टोटल लाइबिलिटीज़ निकाली है, तो इसलिए क्या लिखोगे, टोटल असेट्स माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटीज़। तो बस आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड बन गया फॉर्मूला। तो याद करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल असेट्स माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स
माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस और क्या हो जाएगा आपका करंट लाइबिलिटीज। तो भाई टोटल असेट्स कितने थे 80 लाख, ठीक है। 80 लाख में से माइनस कर दी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 15 लाख, माइनस कर दी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 25 लाख, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है आपकी 20 लाख। तो करंट लाइबिलिटीज भी माइनस कर दी। तो क्लियरली 80 लाख में से आप माइनस करोगे 15 और 25, कितना हो गया, ये टोटल 40 लाख के बराबर है, देखो, ठीक है। तो ये कितना बचा 40 लाख, 40 लाख बचा, उसमें से 20 लाख और माइनस कर दिया करंट लाइबिलिटीज। तो आपका इक्विटी या शेयर होल्डर फंड का बैलेंसिंग फिगर आ गया 20 लाख रुपए। बस सारी चीज़ें मिल गई, क्लियर है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें, बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। बेसिक आपका करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स। अगर आपको बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो दिमाग में है तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अकाउंटिंग रेशोज़ में, मतलब ये वाले, ठीक है, जो कंप्यूटेशन वाले हैं। हाँ, रेशोज निकालने वाले डेफिनेटली आपको याद करने पड़ेंगे, बट इट इज़ नॉट अ मेजर टास्क, क्योंकि जो रेशो का नाम है उसी में जनरली आपका फॉर्मूला भी छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ये वाले फॉर्मूले तो दिमाग में रखने हैं, बट इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बेसिक क्लासिफिकेशन अगर पता है, ठीक है, कि क्या करंट असेट्स हैं, क्या नॉन करंट असेट्स हैं, उनके टोटल से टोटल असेट मिलता है, ये बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्लियर है, तो आपको ये सारे फॉर्मूले नहीं रटने पड़ेंगे। चलो, तो आ जाते हैं, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो में हमें क्या क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड्स कितना आया 20 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स कितना है 80 लाख। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.25:1, ठीक है, या इसको 25% भी लिख सकते हो। डेट टू इक्विटी, तो जल्दी से बता दो, डेट कितना आया था 40 लाख और इक्विटी कितना आया 20 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, आपका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। टोटल असेट टू डेट रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल असेट्स है 80 लाख एंड डेट है 40 लाख। 80 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो अगेन आपका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो क्लियरली आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिए प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। देखो यही आंसर आ रहा है। प्रोप्राइटरी रेशियो 25% लिखा है, 0.25:1 भी लिख सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1, टोटल असेट टू डेट रेशियो 2:1। आपकी डेट का टोटल आया है 40 लाख, टोटल असेट्स 80 लाख एंड प्रोप्राइटर फंड्स या इक्विटी 20 लाख, ठीक है। नोट कर लो, और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो यहाँ पर भी हमको यही निकालना है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मूले लिख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा एक। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, ठीक है। नंबर 2 आपको क्या निकालना है यहाँ पर, डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। एंड सी हो जाएगा आपका टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, इज इक्वल टू टोटल असेट्स अपॉन डेट, ठीक है। अगेन हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे, 3 चीज़ें।
तो उससे सारे फॉर्मूलेज आपके सारे रेशियोज निकल जाएंगे। शेयर होल्डर फंड निकालना है, डेट निकालना है, टोटल एसेट्स निकालना है। चलो तो देखते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है उसके हिसाब से। देखो आपको टोटल डेट तो दिया है, ठीक है। अगर टोटल डेट में से मतलब टोटल उधारियों में से आप करंट उधारियां माइनस कर दोगे तो लॉन्ग टर्म उधारी दैट इज डेट मिल जाएगा। लेकिन वो कैसे करोगे? देखो वर्किंग कैपिटल दिया है तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी हो जाता है। करंट एसेट दिया है तो आप मिसिंग फिगर करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, कितना? डेट प्लस इक्विटी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसको भी हम काम में यूज़ में ला सकते हैं और अपने चीज़ें निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्किंग कैपिटल वाला चीज़ हम सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें करंट लाइबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है आपको? 1,50,000 और करंट एसेट्स दिए हैं 7,50,000। तो लिख लेते हैं 1,50,000 वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है एंड करंट एसेट्स दिए हैं 7,50,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज को यहाँ पे भेज देते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 7,50,000 और इसको यहाँ पे भेज देते हैं माइनस 1,50,000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो क्लियरली करंट लाइबिलिटीज आपको मिल गई कितनी? 6 लाख। आया समझ में? तो अब अगर करंट लाइबिलिटीज आपको मिल गई तो अब आप क्या डेट निकाल सकते हो? यस निकाल सकते हो। टोटल उधारियों में से अगर आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे टोटल डेट में से, ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएगा, दैट इज आपका डेट वाला पार्ट मिल जाएगा जो आपको इन फॉर्मूले में पुट करना है। चलिए तो यहाँ पर हम सेकेंड लिख लेते हैं, डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू टोटल डेट जो दी हुई है, टोटल उधारियां, उसमें से करंट लाइबिलिटीज करंट उधारियां माइनस कर देंगे। चलो तो टोटल डेट कितनी दी हुई है देखो ज़रा ध्यान से, 18 लाख। तो 18 लाख में से हम माइनस कर देंगे 6 लाख, तो कितना मिल जाएगा आपको? 12 लाख। ठीक है, डेट भी निकल गया, क्लियर हो गया। अब आपको क्या चाहिए? टोटल एसेट्स और इक्विटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 15 लाख, आपने डेट निकाल लिया, डेट मतलब यहाँ पे टोटल डेट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म डेट ही होता है, ठीक है। जो डेट इक्विटी रेशियो में डेट रखते हो वही डेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट्स को अगर आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर दोगे तो आपको इक्विटी भी मिल जाएगा या शेयर होल्डर्स फंड भी मिल जाएगा। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थर्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना दिया हुआ है हमें, 15 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख, डेट हमने निकाल ली है 12 लाख, प्लस इक्विटी हमें निकालना है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे भेज दूँ तो 15 लाख माइनस 12 लाख कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो आपकी इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स कितना आ गया? 3 लाख। ठीक है, अब बस आपको क्या चाहिए? टोटल एसेट्स और चाहिए, ठीक है। तो आपके फॉर्मूले के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाएंगी।
क्लियर हो गया इतना? चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या करोगे। अगेन जब कुछ समझ ना आए तो बैलेंस शीट को या तो रफ में बना लो या इमेजिन कर लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या क्या दिया है, आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको असेट साइड में सिर्फ करंट असेट्स दिए हैं, ठीक है। तो आप असेट साइड की अप्रोच से टोटल असेट्स नहीं निकाल पाओगे, आपको टोटल लाइबिलिटीज़ निकालनी होगी कहीं ना कहीं, तो टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल असेट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब लाइबिलिटी साइड पे आपको डेट और इक्विटी, ठीक है, इनका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना, 15 लाख, ठीक है। और ये डेट कौन सी है आपकी, लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म उधारियां आपको दी हुई हैं प्लस इक्विटी आपने निकाल लिया, टोटल 15 लाख का है। तो बस आपका बचता क्या है यहाँ पर, करंट उधारियां। अगर आप करंट लाइबिलिटीज और इसमें ऐड कर दो, जो आपने निकाली थी अभी, कितनी आई थी, 6 लाख, ठीक है। तो आपको टोटल लाइबिलिटीज मिल जाएंगी कितनी, 21 लाख। तो बस टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल असेट्स। तो क्या मैं ये फॉर्मूला बना सकती हूँ कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज, बस बन गया फॉर्मूला, रटने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4th पॉइंट, टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इससे इजी चैप्टर नहीं हो सकता। चलो तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है आपको, टोटल 15 लाख दिया हुआ था, प्लस आपने करंट लाइबिलिटीज भी निकाल ली थी फर्स्ट वाले स्टेप में, कितनी, 6 लाख। तो आपको टोटल असेट्स कितने मिल गए, 21 लाख के। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे टोटल असेट्स 21 लाख के आ गए, डेट 12 लाख आ गई, करंट लाइबिलिटीज़ हमारी 6 लाख आ गई, बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ हमारा निकल चुका है यहाँ पर। चलो अब हम फॉर्मूले में पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए भाई, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड्स हमें कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हमने कितना निकाल लिया था, 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख आपका हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हमने कितने निकाल लिए, 21 लाख, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख, ये हो जाएगा आपका 0.142:1 या 0.14:1 भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। 0.143 कर देते हैं इसको। डेट इक्विटी रेशियो में देखो, डेट आपका कितना आया, 12 लाख, और इक्विटी कितना आया, 3 लाख। चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स 3 लाख। तो ये आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1। आ गया समझ में। देन टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, तो टोटल असेट्स आपके देखो कितने निकाले थे अपने, 21 लाख, और डेट आपका कितना था, 12 लाख। तो बस पुट कर लो, 21 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये हो जाएगा आपका 1.75:1। तो ये आपका आ गया टोटल असेट्स टू डेट रेशियो भी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो देखो प्रोप्राइटरी रेशियो आप चाहो तो परसेंटेज में भी दिखा सकते हो, 14.29%, या जैसे मैंने लिखा 0.143:1, बात वही है, ठीक है। तो या तो 0.14:1 या 0.143:1 लिखो, या 14.29% दिखा दो, बात एक ही है। देन आपका 4:1 डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया, एंड 1.75:1 टोटल असेट टू डेट रेशियो हो गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 60 भी कंप्लीट, ठीक है। कोई डाउट, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। वर्किंग नोट्स भी सारे क्लियर हैं। वर्किंग नोट्स में जो भी चीज़ें लिखी हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है। चलो तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोप्राइटरी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए, और अभी तक जो हमने सॉल्वेंसी रेशियो के 3 रेशियो सीखे थे उससे रिलेटेड हमने फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी देख लिए, जहाँ पे एक ही क्वेश्चन की आपको जानकारी जो दी है उससे आपको तीनों रेशियोज निकालना है,
ठीक है, इस तरह के और क्वेश्चंस हम आगे प्रैक्टिस करेंगे और दूसरे रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।